इस वीडियो में हम लोग CMA फाइनल डायरेक्ट टेस्ट का एक MTP सॉल्व करेंगे। वैसे तो एक MTP को हैंडल करने के लिए 100 नंबर के पेपर को विथ एक्सप्लेनेशन कराने के लिए 3 आवर्स चाहिए, परंतु एग्जाम्स इतना ज़्यादा क्लोज है ना कि मुझे ये वायबल नहीं लगा कि हम लोग 3 आवर्स का कोई MTP सेशन रखें। तो ये 100 मार्क्स का MTP हम लोग 1.25 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप समझ सकते हो कोई काम जो 3 घंटे में होना चाहिए वो आप 1.5 घंटे से भी कम समय में करोगे, तो आपको स्पीड तेज रखनी पड़ेगी और एक्सप्लेनेशंस कर्टेल करना पड़ेगा। तो वो मैंने किया है। ये वीडियो उन बच्चों का जो बच्चे नहीं जानते टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं जानते, उनके कोई काम का नहीं है। परंतु यदि आप ऑलरेडी DT जानते हो और ऑलरेडी रेडी फॉर एग्जाम्स हो तो ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें कोई फालतू एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो लेट्स एंजॉय दिस 3 आवर्स MTP सेशंस ऑन CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स। ऑल द बेस्ट। ये CMA फाइनल वालों के लिए एक एक्सक्लूसिव क्लास बन रही है जिनका डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स के MTP को हम लोग हैंडल कर रहे हैं जो 2023 में CMA इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। और फटाफट इस MTP को एक बार गो थ्रू कर ले। क्या मालूम एग्जाम में इसमें डायरेक्ट कुछ सम्स एग्जाम्स में प्रश्न आ जाए, ये सोच के वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे इसमें अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। मतलब आपको MTP दिया गया है, आपको MCQ दिया गया है, लेकिन आपको रीजंस भी बताने हैं। ठीक है। 1 मार्क ईच फॉर द करेक्ट चॉइस एंड 1 मार्क फॉर द जस्टिफिकेशन। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। पहला, वेयर एन SSE fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, the quantity of penalty as a percentage of the value of transaction shall be। तो भैया ये तो डायरेक्ट पेनल्टी में आपको पढ़ा वही है कि यदि आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस करते हो और इसमें जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते हो, तो 92D के जो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आप नहीं दे पाते हो, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे वही दिया हुआ है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सैंक्शंस और दे दिया। अगले प्रश्न में आओ। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सेक्शन 92D शैल बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर कितने साल के लिए आपको वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं? तो भैया टैक्स में सारे ही अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको 8 साल के लिए मेंटेन करने हैं। यहाँ पे दे दिया 8 ईयर्स के लिए मेंटेन करने हैं। नॉर्मली 44 AA वाले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तो आपको 6 साल तक मेंटेन करने हैं, लेकिन ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको 8 साल के लिए मेंटेन करने हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो भैया कितने साल के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वैलिड है? तो आप सबको पता है 1 + 4 ईयर्स, यानी ये 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। उसमें 4 साल बैक रोलिंग इफेक्ट है, इसलिए 5 इज द राइट आंसर। एज पर सेक्शन, आपको यहाँ पे सेक्शन पूछा जा रहा है। When any specified domestic transaction is carried out between associated enterprises, the said transaction shall be carried out at arm's length price। तो भैया जी सेक्शन 92 में तो आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में बताया हुआ है, वहीं पे तो बताया हुआ है कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो तो ट्रांजैक्शन मस्ट बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। यदि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो व्हाइल डिटरमाइनिंग इनकम द आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे 92 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डेप्रिसिएशन शैल बी। भैया रीस्ट्रक्चरिंग मतलब अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन। तो आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन शैल बी अलाउड टू बोथ ओल्ड एंड न्यू कंपनी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड बाय देम। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है
available to successor, apportioned between successor and predecessor on the basis of number of days asset is used by them. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, A is using a motor car for its personal purpose but charges as business expenditure. This case is, ये क्या माना जाएगा? अवॉइडेंस, प्लानिंग, एविएशन मैनेजमेंट. आप एक कार को ऑफिस एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, जबकि कार वो आप करते हो पर्सनल यूज में. यानी आप ये दिखा रहे हो कि मैं उसको ऑफिस में यूज लेता हूं, लेकिन लेते हो पर्सनल यूज. यानी सीधा सीधा आप झूठ बोल रहे हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हो. हाँ, तो ये माना जाएगा टैक्स इवेशन. आंसर इज टैक्स इवेशन. प्लानिंग है नहीं, अवॉइडेंस नहीं, आप कोई लॉ को मोड़ नहीं रहे हो, आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो. क्वेश्चन नंबर 7. During the course of survey in the premises of Jagan and Company on 10/1/23, stock of goods purchased for ₹10 lakh were found to be not recorded in the books of account. यानी 10 लाख का स्टॉक आपने परचेज किया लेकिन बुक्स में दिखाया नहीं. The firm has brought forward loss of 5 lakh and incurred business loss of 2 lakh in the year 31/3/23 without considering the unaccounted stock. The tax liability of firm including the said unaccounted purchase shall be. अब आपको एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन दिया गया है कि एक परचेज आपने किया लेकिन बुक्स में नहीं दिखाया, मतलब एक्सपेंडिचर है परंतु उसका सोर्स, मतलब एक्सपेंडिचर आपने दिखाया ही नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर छुपाया, तो भैया उसका सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी छुपाया. जब आपसे पूछा गया तो आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो. तो आपको पता है सेक्शन 66 ऑनवर्ड्स यही प्रोविजन है, 66 से लेके 69. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, अनएक्सप्लेन्ड कैश, तो भैया उसमें क्या होता है, वो आपकी इनकम मान ली जाती है और इस इनकम से कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं होता. ये आपकी सीधी सीधी इनकम होती है और इसके ऊपर 60% टैक्स, 60% टैक्स सेक्शन 115 BBE में 60% टैक्स और 25% सरचार्ज ऑफ 4% सेस, मतलब इफेक्टिवली 78% टैक्स लगता है. तो ये जो 10 लाख की इनकम है इस पे 78% टैक्स इक्वल टू आंसर इज 7,80,000. सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, ये सब ज्ञान दिया हुआ है. चलो फाइन. Tripti Charitable Trust registered under Section 12AB paid rent for premises at 30,000 per month by cash. It also did not deduct tax on salary paid to its managing director manager amounting to 9,80,000. The total income of the SEC would be increased by. तो भैया चैरिटेबल ट्रस्ट में भी PGBP के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. पहला प्रोविजन से आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट करेंगे विदाउट TDS तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा, ये प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है. और दूसरा, आप कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 करते हो तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा 40A3, ये प्रोविजंस भी ट्रस्ट में अप्लाई होता है. तो ट्रस्ट ने 30,000 का मंथली पेमेंट किया है इन कैश, यानी साल का 3,60,000, ये गड़बड़ हो गया. और 9,80,000 आपने पेमेंट कर दिया विदाउट TDS, तो इसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा. 980 का 30% होता है भैया जी 294. तो सब मिला के आपकी इनकम बढ़ जानी है 654 से. देखो ऑप्शन है क्या है, तो 654 से आपकी इनकम बढ़ जानी है. यहाँ पे सारा ध्यान दिया हुआ है. चलो आगे बढ़े. Royalty of ₹10 lakh received by a foreign company from an Indian concern in pursuance of an agreement approved by central government in previous year 22-23, what will be the tax liability of the company? तो 10 लाख की आपको रॉयल्टी मिली है फ्रॉम एन इंडियन कंसर्न, आपको इंडियन कंपनी, तो भैया जी आपको ऊपर अप्लाई होगा सेक्शन 115A और इस 10 लाख के ऊपर 10% टैक्स 1 लाख रुपया और सेस, मतलब 1,04,000 रुपया आपकी इनकम मानी जाएगी. आंसर हो गया बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. Hari Vallabh Private Limited has spent a sum of ₹10 lakh towards meeting its corporate social responsibility. The amount of deductions available while computing the business income. ओह, ये तो सबको पता है कि सेक्शन 37 में कंपनी जो CSR पे खर्च करती है वो तो डिसअलाउड है.
है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने CSR पे 10 लाख का खर्चा किया है, ये CSR का खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा दिया था, आपसे पूछा दिया था फाइंड डिडक्शंस अवेलेबल, आंसर इज नील, ए इज द राइट आंसर। 11. Where an Indian company pays rupees 5 lakh to a foreign company for online advertisement of its product, for online advertisement of its product, साथ में हो, for online advertisement of its product, it has to deduct, कितना उन्हें डिडक्ट करना है। तो भैया देखो, आप हो इंडियन कंपनी, आपने फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, मतलब आपको ऊपर लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी, और आप सबको पता है इक्वलाइजेशन लेवी का इस केस में रेट है 6%। तो ऑप्शन सुना दीजिए आप, इक्वलाइजेशन लेवी 6%, इक्वलाइजेशन लेवी 8%, ना भैया आंसर है ए 6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनेश ट्रेडर इज इंगेज्ड इन टर्मरिक ट्रेड with a turnover exceeding 1,000 lakhs, dispatches goods through Indian Railway. The amount of freight payable as on 31st/3/23 was 1,40,000. It want to claim freight as expenditure. To satisfy such claim, it has to pay the freight to Indian Railway before due date or before the end of previous year, before the end of assessment year. There is no time restrictions. तो भैया सेक्शन 43 भी आपको पता है, जिसमें बोला हुआ है कि एनी एक्सपेंडिचर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आपको रिटर्न की ड्यू डेट के पहले पहले पे करना पड़ेगा, और उसी में एक एक्सपेंडिचर है पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। तो पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट यदि आप करेंगे तो उसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले पे करना पड़ेगा। भैया देखो, हमने सारे MCQ हैंडल कर लिए। ये स्पीड नॉर्मल स्पीड से तेज है, और मैं जानबूझ के ऐसे तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका एग्जाम सर पे है, ठीक है ना, इसलिए स्पीड ऑलरेडी तेज किया हुआ है। बात क्लियर? यानी आपका एग्जाम 12 दिन बाद है यार, इस MTP में आप कितना ओवर अलॉट करोगे? मैक्सिमम 1 घंटे। तो टारगेट वही है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्लास चल रही है। यदि 3 घंटे का बनाऊं, प्यार से पढ़ाऊं, समझाऊं, डिटेल लगाऊं, मठारूं, अपनी टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेट करूं, तो बहुत अच्छी होगी क्लास। लेकिन यार अभी क्या 3 घंटे दे पाओगे क्या MTP के लिए? नहीं। तो नो ध्यान सीधा काम। कि एग्जाम में तो ये सम आ गया ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा पढ़ा हुआ सम आ गया, ठीक है ना। ध्यान तो अब लेने का समय गया भाई साहब। क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। द शेयर्स वर हेल्ड अंटिल 31 मार्च 21 बाय 4 मेंबर्स ABCD इक्वली, यानी चारों मेंबर के पास 25 शेयर है। ध्यान रखिएगा, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। The company made a loss or profit for the past 3 assessment year as under. पिछले 3 सालों में इनको लॉस हुआ है 19, 20, 21 इतना इतना, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इतना इतना, ठीक है। The above figures have been accepted by the department. बहुत अच्छी बात है, इसको प्रीवियस ईयर भी लिख लो, आसान रहेगी जिंदगी। ओके, अब बोलिए सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31/3/22, यानी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21/22 ए लिमिटेड सोल्ड इट्स शेयर टू वाई ऑन 31/3/23। ए ने अपने शेयर वाई को बेच दिए, मतलब पहले थे ओनर ABCD 25% ईच, अब ओनर हो गए BCD एंड वाई, ए की जगह आ गया वाई 25% ईच। बी सोल्ड इट्स शेयर टू जेड, द प्रॉफिट फॉर यहाँ पे अब आगे आ गया, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31/3/23 बी सोल्ड इट्स शेयर टू जेड। तो 22-23 में क्या हुआ, वाई तो था ही पहले से, बी की जगह जेड आ गया CD, ओके। और 31/3/22 को आपको प्रॉफिट हुई है 18 लाख बिफोर क्लेमिंग करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, एंड 31/3/23 को 45 लाख बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 7,50,000 कंप्यूट टैक्स बनेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा, एक बार हमको दोबारा पढ़ लीजिए मुझे पॉज करके, और यदि आप एकदम रेडी है तो आंसर सुनिए। आपको पता है सेक्शन 79 से डायरेक्ट सम आ गया। सेक्शन 79 कहता है कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी का लॉसेज तभी कैरी फॉरवर्ड मिलता है जब जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में
और जिस ईयर में आप सेट ऑफ मारना चाह रहे हो उस ईयर के एंड में 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय सेम पर्सन। ठीक है, यहां पे आपके पास पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेस है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, और 31/3/22 के दिन 75% शेयर होल्डर्स आर सेम, क्योंकि सिर्फ ए हटा बी है। लेकिन 31/3/23 के दिन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय द सेम पर्सन। यानी 22-23 में तो आप सेट ऑफ कर सकते हो क्योंकि मोर देन 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द सेम पर्सन। लेकिन 23-24 में आप सेट ऑफ 23-24 असेसमेंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 50% शेयर्स हेल्ड बाय द सेम पर्सन है, जबकि लॉ की रिक्वायरमेंट है 51% शेयर। तो फाइनली ये हुआ कि असेसमेंट ईयर 22-23 set off allowed, and assessment year 23-24 set off not allowed. Not allowed. क्यों? Because of section 79. 51% shares must be held by the same person. यदि आपने लॉ पढ़ा हुआ ही नहीं ना तो नीचे आंसर्स में लॉ दिया हुआ है, पहले लॉ पढ़ लीजिए। हाँ, बेसिक चाप मत लीजिए दिमाग पे, अरे ये कहाँ से आ गया, सेट ऑफ चैप्टर से आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि सेक्शन 79 है ना, जो बोलता है 51% मस्ट बी हेल्ड बाय द सेम पर्सन, नहीं तो लॉसेज सेट ऑफ नहीं होगा। वो सिर्फ लॉसेज को गवर्न करता है, वो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को गवर्न नहीं करता। यानी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो आपको सेट ऑफ मिल ही जाएगा। अब आइए इस नॉलेज के साथ शुरू करिए। 22-23 की इनकम बताइए भैया। 22-23 की इनकम है 18 लाख। इसमें से करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हटाइए। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 9 लाख। अब इसमें पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बाद में जाएगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 9 लाख, पूरा सेट ऑफ मार दीजिए क्योंकि इस साल आप सेट ऑफ मार सकते हैं। तो आपका ये सेट ऑफ हो गया। कौन से ईयर में? 22-23 में। कहानी खत्म, 22-23 में सेट ऑफ हो ही गया। तो दिस इज द आंसर फॉर 22-23। इनकम इज 0, इनकम इज 0, इनकम इज 0। अब आइए यहां पे दिखा देता हूं। असेसमेंट ये 22-23, इनकम 18 लाख, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर 9 लाख, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 9 लाख। इस तरीके से इनकम आ गई 0। अब 23-24 में आइए। 23-24 की इनकम बताइए। 27-24 की इनकम है 45 लाख। तो पहले करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हटाइए। 45 लाख में से करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हटाया 750, इनकम बची 3750। अब देखो लॉसेस तो कुछ बचा ही नहीं, बचता भी तो सेट ऑफ नहीं मिलता। लॉसेस तो तभी सेट ऑफ मिलता ना जब 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय सेम पर्सन। तो आपको यहाँ पे बस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सब माइनस मिल जाएंगे क्योंकि सेक्शन 79 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को रिस्ट्रिक्ट करता ही नहीं है। तो 15, 12, 27, 9, 36, 36 लाख का आपको यहाँ पे सेट ऑफ मिल जाएगा। क्या? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। अब आपकी इनकम बची सिर्फ 850। आंसर इज टैक्सेबल इनकम इज 8,50,000। यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। 45 लाख करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन और उसके बाद अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 15, 12, 9 सब माइनस करके टोटल इनकम 8,50,000। आसान समझा? जिन्हें सेक्शन 79 आता है उनके लिए बहुत आसान है। एक बार दोबारा 79 सुन लीजिए, नहीं आता तो इस लेक्चर को, इस 2 मिनट को फिर से सुनिए और फिर सम सॉल्व करिए। As per section 79, in case of closely held company, losses can be set off only if जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में जितने शेयर होल्डर्स थे they must continue to be the shareholder to the extent 51%. 51% shares are held by same person as on the date जिस ईयर में आपका सेट ऑफ करना है।
एज ऑन द डेट एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच यू वांट टू क्लेम सेट ऑफ। 51% सेम है तो आपको लॉसेस सेट ऑफ पूरा का पूरा मिल जाएगा, 51% सेम नहीं है तो आपको लॉसेस सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रोविजन कन्फाइंड है सिर्फ लॉसेस लिए, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो सेट ऑफ मिल ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। श्री अनुज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम इंडिया है 3,40,000, इनकम फ्रॉम कंट्री जेड है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ है 10,000। इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट DTA का समझिया विद कंट्री जेड। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन कंट्री इन विच इट इज अर्नड एंड नॉट इन द कंट्री। जिस कंट्री में आपने अर्न किया उस कंट्री में आपको टैक्स देना है। However, in the other country, such income can be included for the purpose of computation of tax rate. ठीक है? Foreign income has been taxed in country Z at 20%. तो खास फर्क नहीं पड़ता। शुरू करते हैं। तो भैया जी आपकी टोटल इनकम जितनी है पहले ये बताइए। तो भैया जी हमारी टोटल इनकम है 3,40,000 इंडिया में, 2 लाख कंट्री एक्स में और 80C का हमें डिडक्शंस मिल गया 10,000। तो भैया हमारी इनकम होती है 5,30,000 टोटल इनकम। आप इंडिविजुअल हो तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो गया 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500 और 30,000 पे 20% यानी 6,000। तो आपका टैक्स हो गया 18,500। अब इसको ऊपर सेस मार दो तो टैक्स हो गया 18,500 इंटू 1.04 19,240। ये हो गई टैक्स। और टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 5,30,000। तो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया डिवाइडेड बाय 5,30,000 इक्वल टू 3.63%। लेकिन आपको पता है कंट्री जेड में जो कमाया उस पर तो टैक्स देना ही नहीं है। तो कंट्री जेड में जो आपने कमाया उसमें तो इंडिया में टैक्स देना ही नहीं है एज पर DTA। तो DTA के अनुसार टैक्सेबल इनकम कितनी है? DTA को ध्यान दें तो हमारी टैक्सेबल इनकम है सिर्फ 3,40,000 माइनस 10,000 यानी 3,30,000। लेकिन इस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर दिस रेट ऑफ टैक्स। तो भैया जी आपका टैक्स हो गया 11,980 रुपये, राउंडेड ऑफ किया हुआ है भैया। हाँ 11,980 रुपये आंसर में। ओहो आंसर मैच था गया 11,980। ठीक है तो एकदम लॉलीपॉप सम था। आई होप सबका हो गया। यहाँ पे सम सॉल्व करके दिखाया हुआ है, किसी को देखना है देख लेना फॉर्मली। आइए अगले सम में आते हैं। यार आसान समझ क्यों एक्सप्लेनेशन ले रहे हो? एग्जाम देने जा रहे हो ना, चैप्टर नहीं आता, एग्जाम को लेके सीरियस नहीं हो, कैजुअली पढ़ रहे हो तो भैया ये वीडियो तुम्हारे काम का नहीं है। सब आता है, बस एक बार ये भी करवा दीजिए तो ये करवा देगा। Mr. Brown, a non-resident, made an application to the board for advance ruling on 12/7/22 in relation to a transaction proposed to be undertaken by him. On 10/9/22, he decided to withdraw the said application. Suggest whether he can withdraw the application on this date. सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया एडवांस रूलिंग का कि एडवांस रूलिंग अप्लाई करने के बाद क्या विड्रॉ हो सकती है? तो पहले लॉ याद करो। आपने वहां पे पढ़ा था एडवांस रूलिंग विड्रॉ हो सकती है विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने अप्लाई कब किया था? 12/7/22 को। 12/7/22 से 30 दिन जोड़ेंगे तो भैया 10 सितंबर तो पार हो गया। 10 सितंबर तो करीबन 2 महीने हो गए। इसलिए आप इस एडवांस रूलिंग को विड्रॉ नहीं कर सकते आंसर। लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि यदि कोई उसके पास विड्रॉवल के लिए अप्लाई करता है तो उसको वो विड्रॉवल अलाउ कर सकता है। मतलब अब ये पूरा का पूरा केस एट द डिस्क्रिशन ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है
यदि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी चाहे तो इस केस को ड्रॉप कर दे, और यदि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी चाहे तो इस केस को कंटिन्यू करे। यानी एसएससी कैन नॉट इन्फोर्स विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी चाहे तो ड्रॉप कर सकता है। ये बात यहाँ पे इस भाषा में दी हुई है, फॉर्मल लैंग्वेज में, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे डिसीजन है। ओके, अगला क्वेश्चन है आर्म्स लेंथ प्राइस पे। कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस थ्रू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A Limited is a distributor of IT product. A Limited purchases these product from its related persons, P Limited. A Limited also trades in laptops manufactured by H Limited. P Limited as well as H Limited would supply the warranty replacement free of cost to A Limited. Other details are as under: purchase price of A Limited INR 50,000, H Limited 22,000. Sale price of A Limited 18,000, H Limited 26,000. At the expenditure incurred by A Limited 500-700. भैया दोबारा पढ़ना पड़ेगा सर। Compute arm's length price from the following information. A Limited is a distributor. A Limited purchase this product from related party P Limited, यानी A और P associated enterprise होते हैं। A Limited also trade in laptop manufactured by H Limited, यानी A and H are unrelated party. P Limited as well as H Limited would supply the warranty replacement free of cost. यानी दोनों सप्लायर, भले P हो या H हो, दोनों ही वारंटी रिप्लेसमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू A Limited। यानी वारंटी को लेके कोई ट्रांजैक्शनल डिफरेंस नहीं है। अदर डिटेल्स, परचेज प्राइस ऑफ ए लिमिटेड, जो पी से लिया ना, यानी एसोसिएटेड बंदे से जो लिया है वो 15,000 में लिया है, जबकि एच लिमिटेड 22,000 में देता है। सेल प्राइस ऑफ ए लिमिटेड, ये माल वो ना 18,000 में बेच देता है, जबकि ये माल वो 26,000 में बेचता है। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई ए लिमिटेड, इधर भैया 500 है, इधर भैया 700। और देख ये रीसेल प्राइस मेथड से सॉल्व होगा। आर्म्स लेंथ प्राइस हम लोग रीसेल प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेल प्राइस ऑफ लैपटॉप इन इंडिया। जो आप लैपटॉप लेके आए हो, हाँ, उसका सेल प्राइस इंडिया में क्या है, तो भैया सेल प्राइस है 26,000 और एक्सपेंसेस इसमें क्या इनकर हो रहा है 700। तो भैया नेट सेल प्रोसीड कितना हो गया 25,300 और आपने परचेस कितने में किया 22,000। तो भैया आपकी नॉर्मल, ये सारा हम लोग अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन था। हाँ, अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपकी जीपी मार्जिन कितनी है भैया 3,300 यानी 12.69। यदि इसी कंटेक्स्ट में लाए तो सेल प्राइस ऑफ डेस्कटॉप इन इंडिया, यदि आप 18,000 में बेचते हो, उसमें 500 का खर्चा होता है और उसमें 12.69 जीपी हटा दे, तो वो परचेज होना चाहिए 15,216 में। कितने में परचेज होना चाहिए 15,216 में। ये बात क्लियर ना। अरे भैया सबसे पहले क्या करना है, आप जिस प्रोडक्ट की आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहे हो, रीसेल प्राइस मेथड की बात हो रही है, उसका सबसे पहले आप रीसेल प्राइस टॉप पे लिखिए। अब उसमें से एक्सपेंडिचर हटाइए और जीपी मार्जिन हटाइए। तो भैया जीपी मार्जिन कहां से मालूम पड़ेगा, व्हाट इज द नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो नॉर्मल जीपी मार्जिन के लिए आपको एक अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो अनरिलेटेड पार्टी से जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहां से आप उनकी निकालिए जीपी मार्जिन, वही जीपी मार्जिन आप अपने आप में अप्लाई करिए, आपका एएलपी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एच लिमिटेड के डेटा को रख के उसका जीपी मार्जिन निकाला। तो भैया 26,000 में बेचते हैं, 700 रुपया खर्चा है, 25,300 हमारा नेट सेल ट्रांजेक्शन है और हमारा कॉस्ट है 22,000, यानी हम कमाते हैं 3,300। तो भैया जीपी मार्जिन क्या हो गया 3,300 बाई 26,000, ये आ गया 3,300 डिवाइडेड बाई 26,000, ये आ गया 12.69%। अब इसी ट्रांजेक्शन का सेल प्राइस तो आपको पता ही है, ये तो आपने अनरिलेटेड पार्टी को बेचा है। अरे खरीदा रिलेटेड पार्टी से यार, परचेज पी से किया है, बेचा तो अनरिलेटेड पार्टी तो है।
तो सेल टू अनरिलेटेड पर्संस, सेल टू अनरिलेटेड पर्संस 18,000, उसमें सेलिंग एक्सपेंडिचर सब में दिया हुआ है 500, तो नेट सेल प्राइस 17,500, और इसमें नॉर्मल जीपी कितना है, नॉर्मल जीपी 12.69, तो 18,000 का 12.69 हटाइए, या 2268, यानी आपका नॉर्मल परचेज प्राइस होना चाहिए था, नॉर्मल परचेज प्राइस होना चाहिए था 17,500 माइनस 2268, 15,232, लेकिन आपने कितने में परचेज किया, आपने परचेज किया इसे 15,000, तो बताइए क्या आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाया है क्या भैया? नॉर्मल परचेज होना चाहिए 15,232 और आपने परचेज किया सिर्फ 15,000 में, मतलब जो नॉर्मल परचेज होना चाहिए उससे भी आप कम में परचेज कर रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिट सप्रेस कर रहे हो क्या? नहीं, हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, उल्टे एक्सपेंडिचर कम दिखा रहे हैं, यानी यहां पे आप आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई करेंगे ना तो आपकी प्रॉफिट घट जाएगी, क्योंकि परचेज जो आप 15,000 दिखा रहे हो 15,232 हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई नहीं होगी। आपको सेक्शन 92(3) कोड करना चाहिए कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैन नॉट बी अप्लाइड इन द केसेस वेयर इट कॉजेज रिडक्शन इन द टोटल इनकम। देखिए इन्होंने भी वही निकाला 15,216, लेकिन इन्होंने 92(3) कोड नहीं किया, ये गलत बात है, शायद इसलिए क्योंकि सब में सिर्फ ये बोला गया था कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो इन्होंने भी सिर्फ आर्म्स लेंथ प्राइस करके दे दिया, परंतु मैं एग्जाम में होता तो 92(3) कोड करके आता कि भैया मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस तो निकाल दिया है परंतु यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 92(3). आई होप क्लियर। अगले समय चलते हैं, नंबर 4 में आते हैं। Analyze the given information to determine the penalty leviable under section 270A in case of acts limited from the following details। अब ये पेनल्टी के ऊपर डायरेक्ट समझ आ गया, आपको दिया हुआ है कि आपके रिटर्न में आपने इतनी इनकम दिखाई जबकि आपकी असेस्ड इनकम इतनी हुई, आप एक कंपनी हो इसलिए मैट भी अप्लाई होगा, तो आपकी बुक प्रॉफिट etc. तो आपकी बुक प्रॉफिट है 2 करोड़ और जब आपने दिखाई है, जबकि डिपार्टमेंट ने असेस करी है 2 करोड़ 10 लाख। तो ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है भैया कि आपकी 270A में अंडर रिपोर्टिंग के कारण या मिस रिपोर्टिंग के कारण कितनी पेनल्टी लगेगी। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, A - B + C - D, वेयर A = जितना आपकी असेस्ड इनकम है, B = जितना आपका टैक्स, A मतलब जितना आपका टैक्स ऑन असेस्ड इनकम है, B = जितना आपका टैक्स ऑन रिटर्न इनकम है, C = जितना आपका टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट एज असेस बाई AO है, और D मतलब आपका कितना टैक्स एज पर बुक प्रॉफिट शोन बाई यू इन द रिटर्न। दिस विल बी द योर अंडर रिपोर्टिंग। तो 40,06,080 माइनस 24,96,000 प्लस 35,05,320 माइनस 33,38,400। इसी बात को यहाँ पे इन्होंने ABCD करके किया है और आपको बताया कि आपकी A - B + C + D = 16,77,000। ये फॉर्मूला रिकॉग्नाइज नहीं है, P - Q + R - S। तो ABCD आप रहने देना और ये दिखाना आप 16,77,000। ये है आपकी टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम।
यदि ये बोनाफाइड रीजन के कारण ऐसा हुआ है तो आपकी पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ टैक्स। ये मिनिमम पेनल्टी है, ये मिनिमम पेनल्टी है आपकी 16,77,000 का 50% इज द मिनिमम पेनल्टी, और मैक्सिमम पेनल्टी है 200% ऑफ दिस। तो मिनिमम पेनल्टी इज 50% ऑफ 16,77,000 और मैक्सिमम पेनल्टी इज 200% ऑफ 16,77,000। तो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा आपकी पेनल्टी, जो कि कम से कम 8,38,500 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 33,54,000 होगी। यदि आपको प्रोविजन इस एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेनल्टी चैप्टर में अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग आपने ध्यान नहीं दिया। तो पेनल्टी चैप्टर में जाके दोबारा पढ़ लो, नहीं तो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ आपके लिए कि आपके अंडर रिपोर्टेड टैक्स माना जाएगा A माइनस बी प्लस C माइनस डी, जिसमें A है टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, B है टैक्स ऑन रिटर्न इनकम, C है मैट यानी बुक प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, एक बार उसको मैट बोलते हैं, मैट ऑन असेस्ड बुक प्रॉफिट, और D है मैट ऑन रिटर्न्ड बुक प्रॉफिट। अब A माइनस बी प्लस C माइनस डी निकाल लेना, यह आपका आएगा अंडर रिपोर्टेड इनकम। इसका 50% से 200% तक पेनल्टी लग सकती है। अगला क्वेश्चन आ जाए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इसको यहाँ से पढ़ने की कोई दरकार नहीं है, आप ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में जाइए अपने नोट्स में, वहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे आपका अच्छा खासा नोट्स बनाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से पढ़ लो या फिर यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 10 नंबर का दे दिया, ये टोटली नॉनसेंस है, ये 10 नंबर का होगा ही नहीं, ये हार्डली 5 नंबर का होना है। हाँ, यदि टैक्स वैक्स निकालना पड़ता मुझे तो फिर भी मेहनत होती, ये तो टैक्स आपने निकाल के दे दिया तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, है ना। ये तो बस ये तो होना इतने में ही हो गया, ये तो यहीं पे हो गया था। चलो एनी हाउ, सेकेंडरी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने आपके लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस, तो भैया सबको पता है, इसमें क्या बताए, टैक्स प्लानिंग तो लीगल है, टैक्स अवॉइडेंस तो डाउटफुल है, कुछ लोग उसको लीगल मानते हैं, कुछ लोग उसको इलीगल मानते हैं। हाँ, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल तो उसको इलीगल मानेगा और वो आपकी इनकम हटा देगा। तो डिबेट है टैक्स अवॉइडेंस लीगल या इलीगल पे। टैक्स प्लानिंग में आप उन तरीकों से अपना टैक्स बचाते हो जो कि लॉ आपको परमिट करता है, टैक्स अवॉइडेंस में आप उन तरीकों से टैक्स बचाते हो जो लॉ आपको परमिट नहीं करता, बल्कि आप लॉ का सेकंड इंटरप्रिटेशन करके टैक्स बचाते हो। टैक्स प्लानिंग में आप वो करते हो जो लॉ का इंटेंशन है, टैक्स अवॉइडेंस में आप वो करते हो जो लॉ का इंटेंशन नहीं है। टैक्स प्लानिंग से आपको कोई पेनल्टी की चांस नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस में आपके ऊपर पेनल्टी की भी चांस है। टैक्स प्लानिंग एडवाइजेबल है और वी एनकरेज टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एडवाइजेबल नहीं है एंड वी डिस्करेज टैक्स अवॉइडेंस। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट ने भी आपको दिया है वही, इट इज डिजायरेबल, इट इज अवॉइडेबल, मॉरलिटी, इट इज मॉरल इन नेचर, इट इज इमोरल इन नेचर, सब आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का, हाउ कुड यू कंप्यूट टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। तो भैया ब्लैक मनी एक्ट का ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। यदि आपका ब्लैक मनी एक्ट पढ़ा हुआ है तो आप वहां से देख लो, और यदि आपका वहां नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार आप यहाँ पे इस नोट को पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी है, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेगाबाइट इंक ऑफ फ्रांस एंड आर लिमिटेड ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड इंटरप्राइज। मतलब फिर से ट्रांसफर प्राइसिंग पे टॉपिक आ गया। आर लिमिटेड इंपोर्ट, आर लिमिटेड ध्यान रखना इंडियन कंपनी है, आर लिमिटेड इंपोर्टेड 3000 compressors of air conditioner from Megabyte Inc. at 7,500 per unit, and these are sold to Pleasure Cooling Solution Limited at a price of 11,000. R Limited had also imported similar product from Poland and sold outside
at a GP of 20% on sales. Megabyte Inc. offered a quantity discount of 1500 per unit. Cold Inc. could offer only 500 per unit as quantity discount. तो दोनों में क्वांटिटी डिस्काउंट का डिफरेंस है, एक 500 दिया, एक 1500 दिया. ऑब्वियसली क्वांटिटी डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कोल्ड इंक से कम क्वांटिटी लिया है और मेगा से ज्यादा लिया है. ठीक है. द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम कोल्ड इंक पोलैंड had cost 1200 per piece. In respect of purchase from Cold Ink R Limited had to pay 200 only. कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. The freight and custom duty paid for import from Cold Ink 1200. In respect of purchase from Cold Ink 200. भैया तो दोनों ही Cold Ink का बता रहा है, 1 मेगाबाइट का बताना चाहिए था इनको. आंसर से मालूम पड़ेगा तीसरा कौन सा है. चलो ठीक है. एनी हाउ ये रीसेल प्राइस मेथड का सब है. आप मेगाबाइट से क्या दाम पे खरीद के क्या दाम बेच रहे हो. भैया हम लोग मेगाबाइट से खरीद रहे 7,500 में और बेच रहे हैं इसको 11,000 में. तो रीसेल प्राइस आपका 11,000 है. जबकि आप कोल्ड इंक से खरीद रहे हो वही प्रोडक्ट एट कॉस्ट ऑफ हाँ 11,000 है. कॉस्ट नहीं दिया, बस इतना दिया हुआ है कि कोल्ड इंक का जीपी है 20%. जीपी निकालते दे दिया. ओके. तो रीसेल प्राइस ऑफ मेगाबाइट 11,000. उसमें से नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया हुआ है 20%. तो 20% आप पहले माइनस कर दो. मेगाबाइट आपको 1000 का डिस्काउंट 1500 का डिस्काउंट देता है, जबकि कोल्ड इंक आपको सिर्फ 500 का डिस्काउंट देता है. तो भैया ये 1000 रुपया प्राइस आप और कम करो क्योंकि मेगाबाइट आपको ज्यादा डिस्काउंट देता है. और परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर है मेगाबाइट में. आपका परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर है एक में 1200 एक में 200 है. ये सब में कंफ्यूजन है, जिसका 1200 जिसका 200. एक सेकेंड. हाँ तो यहां पे आप मेगाबाइट कर लो. सब में यहां पे आप मेगाबाइट कर लो. तो मेगाबाइट से जब आप परचेज करो तो 1200 का खर्चा ले रहा है, जबकि कोल्ड इंक से आपका खर्चा ले रहा है 200. तो यहां पे खर्चे के डिफरेंस के कारण आपका 1000 रुपया प्राइस 1000 रुपया और कम हो गया. तो यहां पे आर्म्स लेंथ प्राइस आपका पड़ रहा है 6,800. जबकि आपने मेगाबाइट से परचेज किया 7,500 में. 7,500 में आपने परचेज किया, जबकि आपको परचेज करना चाहिए था 6,800 में. यानी आप परचेज ज्यादा दिखा रहे. 700 से आपकी परचेज ज्यादा है. 700 से परचेज ज्यादा है मतलब 700 रुपए पर यूनिट से खर्चा ज्यादा है. और टोटल यूनिट कितनी परचेज हुई है 3,000. यानी 3,000 इंटू 700 इतने से आपने ओवर परचेज दिखाया है. 21 लाख से आपके खर्च ज्यादा दिखाए हुए हैं, यानी 21 लाख से प्रॉफिट अंडर कैलकुलेटेड है. आपकी इंक्रीज इन टोटल इनकम हो जाएगी 21 लाख. ठीक है. इस समय बस यही कंफ्यूजन था जो कि सम की टाइपिंग एरर है. अदरवाइज ये सम बहुत प्यारा था. चलो नाइस. इस सम को दोबारा आप अपने हाथ से बनाना भैया. हाँ अगले सम में आते ही ये 6A हो गया. ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड हम लोग. स्माइल लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ हैप्पी लिमिटेड. स्माइल लिमिटेड ओन्स प्लांट A एंड प्लांट B. स्माइल लिमिटेड इज द होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ हैप्पी लिमिटेड. यानी हैप्पी इज द होल्डिंग कंपनी, स्माइल इज द सब्सिडियरी कंपनी. ठीक है. और स्माइल लिमिटेड ओन्स 2 प्लांट A एंड B. उनके पास 2 प्लांट है जिसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%. और वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1/4/22 8/7/22 के दिन उनकी रिटर्न ऑन वैल्यू है, ब्लॉक की रिटर्न ऑन वैल्यू है 3 लाख. ठीक है.
आगे दिया हुआ है कि प्लांट बी वॉज परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 10 नवंबर 20, कॉस्ट इन 70,000 बस। हाँ, तो प्लांट बी आपने 70,000 में लिया था 10 नवंबर 20 को। प्लांट बी इज ट्रांसफर्ड बाय सब्सिडियरी लिमिटेड टू, ओ यहाँ पे प्लांट बी इज ट्रांसफर टू सब्सिडियरी टू होल्डिंग कंपनी ऑन 14 दिसंबर 22 फॉर 20,000. It is put to use by holding company on the same day. Holding company owns plant C on 1st April 22, जिसकी वैल्यू है 60,000. Assess the amount of depreciation in the hands of subsidiary company. तो ये सम एक स्पेशल सम है, डेप्रिशिएशन पे इतना उमदा सम आएगा ये एक्सपेक्टेशन के बाहर है। तो ये पीजीबीपी फाइनल के सिलेबस में तो डाला नहीं उन्होंने, बुक में तो डाला नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी फाइनल के स्टडी मेट में तो है नहीं, और सम्स दे दिया ताबड़तोड़, एकदम फाइनल लेवल का उठा के सम्स दे दिया। चलो ठीक है, पहले आप एक लॉ समझिए। होल्डिंग कंपनी यदि सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है या वैसे वर्सा, होल्डिंग सब्सिडियरी को दे या सब्सिडियरी होल्डिंग को दे, कंडीशन एक है ट्रांसफरी मस्ट बी द इंडियन कंपनी। कंडीशन बस एक है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी द इंडियन कंपनी। तो ये जो एसेट ट्रांसफर हो रही है ये बायर के हाथ में उसका कॉस्ट ऑफ एसेट ये माना जाएगा जो कि ट्रांसफरर के हाथ में उसकी नोशनल रिटर्न डाउन वैल्यू है। Cost of asset in case of asset transferred by holding to subsidiary or vice versa, where the transferee is the Indian company, the cost of asset shall be the notional written down value in the hands of transferor. ये एक लॉ है और उसी लॉ पे बेस ये पूरा का पूरा समय। तो यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी एक एसेट होल्डिंग कंपनी को दी है जिसका उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 20 नवंबर 20 को 10 नवंबर 20 को 20,000 रुपए, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। ये एसेट सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेच दिया 20,000 में। तो हिसाब से होल्डिंग का परचेज प्राइस है 20,000, लेकिन इसका कॉस्ट 20,000 नहीं माना जाएगा, ये इसका कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं माना जाएगा। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा कि ये एसेट की नोशनल रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है इन दी हैंड्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी के हाथ में इसका नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? पहले बताओ बेचा कब है? प्लांट बी इज ट्रांसफर्ड बाय स्माइली टू हैप्पी ऑन 14 दिसंबर 22, मतलब 2022 में बांटा। तो 20-21 का डेप्रिसिएशन मारिए 40% की रेट से 6 महीने का, जो कि लेस देन 180 डेज यूज किया है 14,000। अब 21-22 का डेप्रिसिएशन मारिए 56,000, 56,000 पे 40%, 22,400। यह आ गया 33,600 और 22-23 में तो इसने दे ही दिया, 22-23 में तो ट्रांसफर हुआ है। तो भैया इसकी नोशनल रिटर्न ऑन वैल्यू है 33,600, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा नोशनल रिटर्न ऑन वैल्यू दैट इज 33,600। होल्डिंग के हाथ में इसका कॉस्ट माना जाएगा 33,600। लॉ ने सिर्फ इतना ही बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ बायर शैल बी द नोशनल रिटर्न डाउन वैल्यू। यदि होल्डिंग सब्सिडियरी में ट्रांसफर होता है वे द ट्रांसफर इज इंडियन कंपनी। लेकिन लॉ ने ये नहीं बोला कि सेलर के हाथ में क्या सेल वैल्यू माना जाएगा, यानी सेलर के हाथ में सेल वैल्यू 20,000 ही माना जाएगा, लेकिन बायर के हाथ में कॉस्ट माना जाएगा 33,600। डेप्रिसिएशन इन द हैंड्स ऑफ स्माइली लिमिटेड। तो स्माइली लिमिटेड की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है 3 लाख, उसमें से उन्होंने एक एसेट होल्डिंग को दे दिया 20,000 माइनस कर दो। मैंने बोला ना बायर के हाथ में कॉस्ट क्या माना जाएगा, ये लॉ ने बोला है। सेलर के हाथ में सेल क्या माना जाएगा, लॉ ने नहीं बोला। तो सेलर के हाथ में सेल वही माना जाएगा जितने में बेचा है, तो बेचा तो 20,000 में ही है। 280 के ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट 40%।
और ये आ गया 1,12,000, ये आ गई इनकी क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू। तो सब्सिडियरी थी तो बुक्स क्लोज हो गई। सब्सिडियरी के बुक्स में क्या होगा ये हमने बता दिया। बुक्स मतलब टैक्स में क्या होगा। होल्डिंग के हाथ में, होल्डिंग के हाथ में इनकी ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है 60,000 और जो न्यू एसेट आया है कहां से, फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, उसका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 33,600, तो इनका कॉस्ट हो गया 93,600। सिंस ये एसेट इन्होंने लिया है, कब लिया है सब्सिडियरी से, 10 नवंबर 20 तो होल्डिंग है, 14 दिसंबर 22 को, सिंस ये 14 दिसंबर 22 को लिया गया है तो इसको पर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, तो 33,600 पे हाफ ईयर, हाँ 6720, और बाद की एसेट पे 60,000 पे फुल ईयर। इस तरीके से इसकी क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई 30,720, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने 33,600 का वर्किंग दिया हुआ है, दिस इज वर्किंग। तो इस सम का जो मैसेज है वो दिमाग में रख लीजिए। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट दे या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग को कोई एसेट दे, वेयर द बायर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी is the Indian company, then cost of asset shall be the notional return on value in the hands of seller, in the hands of transfer. Clear? तो बायर के हाथ में सीओए क्या माना जाएगा, नोशनल रिटर्न ऑन वैल्यू इन दी हैंड्स ऑफ सेलर, और सेलर के हाथ में सेल वैल्यू क्या माना जाएगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। बात क्लियर? कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, जब तक ब्लॉक खत्म नहीं हो रहा तो कैपिटल गेन की तो बात ही नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ ICDS 3। ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, आप सबको पता है, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि सिंपली लॉ का छापा हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इसको रीडिंग कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, A company limited of Chennai and Sky Inc of Singapore are associated। अरे बाबा, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो A company limited of Chennai and Sky Inc of Singapore are associated enterprises। A company limited imported 1000 television sets at the rate 16,000 per set without any warranty period। A company ने import किया। A company also imported similar television set from unrelated party for 15,000 per set with 2-year warranty। यानी आपकी कंपनी ए लिमिटेड ने अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से कुछ टीवी सेट मंगाई है, लिटरली 1000 टीवी सेट खरीदी है एट द रेट ऑफ 16,000 पर सेट, जबकि वही टीवी उन्होंने अनरिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट किया है एट द रेट 15,000 पर सेट, और उसमें भी 2 साल की वारंटी के साथ। इन 2 साल की वारंटी का खर्चा मान के चलिए 2,000 रुपये, कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो कप मेथड में आएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया सिमिलर कंपनी का 15,000 और ट्रांजेक्शनल डिफरेंस हो गया रॉयल्टी का। यहाँ पे 2 साल की वारंटी है, यदि 2 साल वारंटी था तो यदि वारंटी नहीं होती तो यहाँ पे 2,000 रुपये और कम हो जाता। वारंटी मतलब दाम 2,000 कम कर देंगे। तो 13,000 की चीज हमने एसोसिएटेड इंटरप्राइज से ली है 16,000 में, मतलब हमने 3,000 का ओवर परचेज दिखाया हुआ है। 3,000 पर यूनिट और टोटल यूनिट है 1,000, तो 3,000 पर यूनिट का डिफरेंस और टोटल यूनिट है 1,000, यानी 30 लाख से मेरी प्रॉफिट बढ़ेगी है, 30 लाख से मेरे को प्रॉफिट बढ़ानी पड़ेगी। मेरा 30 लाख से खर्चा ज्यादा दिखाया हुआ है, 30 लाख से मेरी परचेज ज्यादा दिखाई हुई है, तो 30 लाख से मेरी परचेज ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है, तो मेरी 30 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगी। आई होप क्लियर। ये सबसे आसान सम था, 5 नंबर का ही था, खैर ठीक है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
Sri Sen, 20 years, went to England from India for higher education on 1st December 2019. So long he was in England, he had a residence in India. In winter vacation, he came twice to India. First time he came on 1st January 2021 and stayed for 20 days, and second time he came on 15 December 21 and stayed for 25 days. After completing the education, he came back to India forever. हमें साथ ले आ गया on 30th December 2022. On 1/1/23, he got the job in Ram Limited for a monthly salary of 8 lakh. His salary was credited to his bank account. During the previous year 22-23, he also earned saving bank interest 13,360. In order to save tax during the year, he has invested in 50,000 in PPF. On the basis of aforesaid information, you are required to suggest Sri Sen income. महा लॉलीपॉप सम, ये 10 नंबर का सम यदि बोल रहे हैं तो महा गलत बात है. ये सम तो 4-5 नंबर का होना चाहिए, लेकिन ये 10 नंबर का बोल रहे हैं. चलो ठीक है. श्री सेन इंडिया में आए कब ये बताइए. तो भैया 1 दिसंबर 19 को वो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चले गए. यानी 1 दिसंबर 2019 से पहले श्री सेन इंडिया में ही रह रहे थे. दिसंबर 19 में वो एजुकेशन के लिए बाहर गए और इन दौरान वो 2 बार इंडिया में आए. एक बार 1 जनवरी 21 को जब 20 दिन रहे और एक बार 15 दिसंबर 21 को जब 25 दिन रहे. ठीक. तो 19-20 में तो भाई साहब मोटा मोटी इंडिया में थे. 1 दिसंबर को गए, 1 दिसंबर को गए मतलब अप्रैल में पूरा 30 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना दिन इंडिया में रहा, पढ़ाई के लिए गया. हाँ, 20-21 में वो फॉरेन में था, नील. 21-22 में वो इंडिया में आया. कब आया? 15 दिसंबर को आया, तब 25 दिन रहा. ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है. हाँ, देखिए 15 दिसंबर 21 को आया. अच्छा ठीक है. 20-21 में जब वो इंडिया में आया तो 20 दिन रहा और 21-22 में जब वो आया तो 25 दिन रहा. उसके बाद 22-23 में वो दिसंबर में इंडिया में आ गए. दिसंबर कौन सा तारीख को है? 30 दिसंबर. तो दिसंबर में 2 दिन रहा, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 डेज. भैया ये उनका स्टेटस है. 19-20 में कितना दिन? ये बार दिन जोड़ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 240. 1 2 3 4 5 245 डेज इंडिया में रहा. 18-19 में और उसके पहले इंडिया में ही था. 20-21 में 20 दिन. 21-22 में 25 दिन. 22-23 में तो 28 2 30 30 60 30 90 92 डेज. तो बताओ क्या पूछ रहे हो? पूछ रहा है 22-23 में वो रेसिडेंट है कि नहीं है? हाँ है. तो ये 60 दिन प्लस हो गया, पिछले 4 सालों में 365 हो गया. तो भाई साहब एच पर सेक्शन 61C हमारे श्री सेन साहब रेसिडेंट इन इंडिया है. व्हाट इज RS? वार. जब रेसिडेंट है और पिछले 7 सालों में तो 730 दिन रहे ही है. 19 में तो पहली बार बाहर गए थे, उसके पहले तो इंडिया में ही थे. हाँ, तो 7 साल में 730 दिन इंडिया में रह गए और 10 साल में कई बार रेसिडेंट हो गए. बस 2 साल के लिए तो बाहर गए थे. व्हाट इज इज टोटल इनकम? टोटल इनकम बता देते हैं. 1 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी है भाई साहब की, और जनवरी से जॉब लगा है तो 3 महीने का सैलरी हो गया 3 लाख. सैलरी में कुछ नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो दे दो, तो सैलरी इनकम आ गई 2.5 लाख. सैलरी इनकम आ गई 2.5 लाख. उसके अलावा भाई साहब के पास एक इंटरेस्ट इनकम है 13,360. 263,360. उसमें से 80C का PPF हटा दो. PPF में लगाया 50,000, मतलब 2,13,360 रुपया उन्होंने कमाया है पिछले
22-23 साल में। तो भैया टोटल इनकम आपने हमसे पूछा, हमने लिख दिया 213,360। इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, तीसरे क्वेश्चन में आ गया। तो भैया रिटर्न ऑफ इनकम का नियम सेक्शन 139(1) में सभी जानते हैं कि चैप्टर 6A का डिडक्शंस क्लेम करने के पहले, सेक्शन 54 सीरीज का डिडक्शंस क्लेम करने के पहले यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्प्टेड सीलिंग से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। यहाँ पे चैप्टर 6A का डिडक्शंस क्लेम करने के पहले उनकी जीटीआई थी 2,63,000 जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा, मस्ट फाइल। If in case is required to file return of income, please suggest in which ITR। वो सैलरी इनकम है क्या? ITR 1 से काम हो जाएगा, और तो कोई इनकम नहीं है। ITR 1 डिटेल आंसर यहां दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम हो तो वहां से पढ़िए, टाइम नहीं है तो मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट हूं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से लास्ट समय है, 8A 8B, हाँ ये लास्ट समय, खुश हो जाओ, लेकिन ये मेन समय TI का समय है। 8A सब साथ में। Mr. Amin furnished to the following particulars: income from business in India 11 lakh computed, dividend received from company incorporated in country X 2 lakh, royalty income from writing textbook for schools in country Y 6 lakh, expenditure incurred for authoring textbook 50,000, business loss in country Y 2.5 lakh, health insurance premium paid for his father, a resident in India, his father is not dependent on Mr. Amin, 30,000 रुपए। Okay. The business loss in country Y is eligible for set off. There is no DTA between India and country X and country Y. Okay, DTA था समय। There is no treaty with country X or country Y. The rate of tax in country X and country Y is 10% and 25%. On the basis of aforesaid income, you are requested to submit report. लो भैया जी भी बता देते, थोड़ा बड़ा समय तो मुझे लगता है इस बार मुझे एक डेटा ले लेना चाहिए। It's now. Oh. तो calculation of total income of Mr. Amin, resident in India, उनकी बिजनेस इनकम इन इंडिया है जिसको आप PGB भी बोल सकते हो, कितना है? $11 लाख, डिविडेंड फ्रॉम कंट्री एच से 2 लाख और रॉयल्टी फ्रॉम बुक से 6 लाख और रॉयल्टी लिखने में खर्चा हुआ 50,000। कितना? 11 लाख। डिविडेंड फ्रॉम कंट्री एच, डिविडेंड फ्रॉम कंट्री एच 2 लाख, रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री वाई 6 लाख, लेस एक्सपेंडिचर 50,000, $5,50,000। जितना इंफॉर्मेशन पड़ा उतना ले डाल दिया।
फिर दिया हुआ है बिजनेस लॉस इन कंट्री वाइड 2.5 लाख। तो बिजनेस लॉस रॉयल्टी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा क्या? लेस बिजनेस लॉस इन कंट्री वाइड 2.5 लाख, यह आ गया 3 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, उन्होंने अपने पापा ले दिया, आएंगे इसमें। पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम बताओ, 1 2 13 3 16 लाख। अब बताओ क्या 80D में अपने पापा के लिए जो उन्होंने पेमेंट किया है उसका डिडक्शंस मिलेगा? आंसर इज यस, मिल जाएगा। उनके पापा डिपेंडेंट नहीं है तब भी मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा? हम रेसिडेंट है, हाँ, पापा सीनियर सिटीजन है, यस, तो 30,000 मिल जाएगा। अब बताइए क्या 80 QQB का डिडक्शंस मिलेगा? इन्होंने रॉयल्टी मिली है, तो आंसर इज रॉयल्टी फॉर स्कूल टेक्स्ट बुक नहीं मिलती, 80 QQB के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपकी टोटल इनकम आ गई 15,70,000। आप 15,70,000 पे टैक्स निकाल लो, तो 10 लाख पे 1,12,500 और 570 पे 30%, यह आ गया 283,500 और उसको प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस, यह आ गया 294,840। आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया, वर्किंग में दिखा रहा हूं, 294,840 डिवाइडेड बाई 15,70,000, 18.78%। अब आपको 2 कंट्री के साथ फॉरेन इनकम हुई है और दोनों कंट्री के साथ आपका ट्रेटी नहीं है, तो आपको सेक्शन 91 में रिलीफ मिलेगा। कंट्री एक्स, कंट्री एक्स से आपकी इनकम आई है 2 लाख रुपए, इस 2 लाख के ऊपर या तो 10% का रिलीफ लीजिए या फिर 18.78 का लीजिए, विच एवर इज लोअर मिनिमम ऑफ। तो ऑब्वियसली आपको 18.78 का नहीं मिलेगा, आपको 10% मिलेगा, 20,000 का रिलीफ। अब कंट्री वाइज से भैया 10% कहां से आया? अरे सब में दिया हुआ है, कंट्री एक्स में टैक्स का रेट 10% है, तो सर दिखाइए कहां दिया हुआ है। अरे तुम पढ़ लिया हो तो मैं तो ये लगा। The rate of tax in country X and country Y is 10% and 25%. और टैक्स रेट इन कंट्री वाई है, कंट्री वाई से आपकी इनकम कितनी हुई? 3 लाख। ये देखो ना कंट्री वाई की इनकम 3 लाख, तो कंट्री वाई से आपकी इनकम हुई है 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 18.78% या जो कंट्री वाई का टैक्स रेट था 25%, विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली ये नहीं मिलेगा। 3 लाख के ऊपर 18.78, 56,340, ये दोनों आपको रिलीफ मिल गया और आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,18,500। बहुत सुपर फास्ट स्पीड में किया हूं आपके एग्जाम से टाइम को समझते हुए। 2,18,500 आपका आंसर हो गया। अगला समय 8 का भी खुश हो जाओ, ये लास्ट है एग्जाम के लिए। मैं एक बार ऑल द बेस्ट पहले बोल दूं, लास्ट में बोलना भूल जाऊं तो। लास्ट समय ये फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23। कंपनी कहां यानी मैट लग सकता है। आपको एक पीएल दे दिया, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। पीएल में क्या क्या बात ध्यान दीजिए। रॉ मटेरियल है, रेंट है, सैलरी वेजेज है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी डिसअलाउड, वेल टैक्स डिसअलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउड,
Proposed dividend disallowed. Provision for income tax disallowed. Revaluation reserve non-taxable. General reserve non-taxable. चलो ठीक है. The amount of depreciation includes depreciation on revaluation of asset 50,000. मैट है, पक्का मैट है. Further, for purpose of income tax depreciation is 4 लाख. तो इनकम टैक्स से डेप्रिसिएशन है 4 लाख और आपके अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन है 5 लाख. ठीक है. टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 5 करोड़ 30 लाख. ये देखो क्या सम बना रहे हैं. यहाँ पे खुद टर्नओवर बोल रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख, सॉरी 1 करोड़ 60 लाख, तो यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं टर्नओवर इज 5.30. इसको प्रीवियस ही नहीं प्रेसिडिंग ईयर बोलना चाहिए या लास्ट ईयर बोलना चाहिए. तो लास्ट ईयर का टर्नओवर है 530 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में टर्नओवर था 250 करोड़. यानी ये सम हो गया 115 BAA का. 115 BAA में प्रोविजन है कि यदि कोई भी कंपनी है, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, जिसका 2021 फाइनेंशियल ईयर में, 2021 प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर है, तो वो 25% टैक्स में जा सकता है. तो यहाँ पे टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर है. इन पास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी हैड सफर्ड लॉस और फॉलोइंग अदर लॉसेस. ये एज पर द IT एक्ट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, और ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Formulate the tax liability of the company and also highlight the possible causes for which the company must have suffered loss in the past few years. And also highlight the possible causes for which the company must have suffered losses in the past few years. And submit a report of integrating and related provision of tax law. यार ये तो कॉस्टिंग का सम आ गया. आप ये बताइए कि कंपनी लॉस क्यों हो रही है. ये तो डिसीजन मेकिंग का सम आ गया यार. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सम आ गया. चलो उसमें बाद में जाएंगे, पहले टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं. तो चुपके से बोला है टैक्स लायबिलिटी निकालो, लेकिन यहाँ पे मैट है, मैट तो है इस सब में, तो निकाली टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है. तो सबसे पहले हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं एज पर IT एक्ट, PGBP एज पर IT एक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स. यार ये आसान सा सम है, बहुत ज्यादा आसान है. नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 123,800. ओके. रॉ मटेरियल ठीक है, रेंट ठीक है, सैलरी वेजेस ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 5 लाख. क्यों मेरे को लग रहा है कुछ ये ठीक है, ठीक है. और डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट 4 लाख. ठीक है. प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी 75,000. प्रोविजन वेल टैक्स 50,000. आसान सा समय. प्रोविजन फॉर बैड डेट 40,000. प्रपोज डिविडेंड 1 लाख. 1 लाख. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,05,000. लेस रिवैल्यूएशन रिजर्व 25,000. जनरल रिजर्व 1 लाख. The amount of depreciation we have done. Brought forward losses 66 lakh. Depreciation 66 lakh and losses 35 lakh 50,000. Less brought forward losses
35,50,000. Brought forward unabsorbed depreciation 66 lakh. अब आपको निकालनी है टोटल 1, 2, 3, 80,000 प्लस 8 लाख प्लस 75,000 50,000 40,000 8 लाख 5,000 माइनस 25 माइनस 8 लाख माइनस 35,50,000. ओह, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इतना सेटअप ही नहीं हो पाएगा. ये सेटअप हो पाएगा सिर्फ 32,05,000. एक बार मैच करते हैं. आई डाउट कि कहीं सब में डेटा में एरर नहीं हो. अब देखें 1,23,080 ठीक है. डेप्रिसिएशन ठीक है 5 माइनस 4. प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, वेल टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रपोज्ड डिविडेंड सब कर दिया. ये सब हमने भी किया था. रिवैल्यूएशन ये सब कर दिया. 1,27,25,000 उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 35,50 और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ठीक है. सारे डेटा मैच हो गए. खाली टोटल इन एरर थी. यहाँ पे 0 मेरा कम रह गया था. नहीं ठीक है. 1,23,80,000 यही है. 1, 2, 3 आप लोग को दिखाता हूँ टोटल. तो 1, 2, 3 80,000. टाइम वेस्ट नहीं करेगा. आएगा तो वही क्योंकि डेटा तो सेम ही है. प्लस 8 लाख प्लस 75,000 प्लस 50 40 90 90 295 295 माइनस 825 माइनस 35,50,000 माइनस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है. अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है सब में 66 लाख. 66 लाख. कैलकुलेटर देवता माइनस 66 लाख. यह आ गया 2575 है. तो भैया टोटली एरर है. लेकिन एग्जाम में कोई भी मिस्टेक क्षमा नहीं होगी. 25,75,000 आपका आ गया. 25,75,000 पे हमें टैक्स निकालना है. लेकिन उसके पहले बुक प्रॉफिट निकाल लो. एक बार यहाँ पे समय बचाता हूँ. 123,80,000. आपको पता है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कोई भी प्रोविजन डिसअलाउड तो सारे प्रोविजन ऐड बैक हो गए. डेप्रिसिएशन जितना एज पर अकाउंट से एक बार हटाओ और डेप्रिसिएशन इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन लेस करो. तो रिवैल्यूएशन पे तो डेप्रिसिएशन है ही ना. ये कहां दिया हुआ 450. अरे सब में दिया हुआ भाई मेरे. देखो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट 50. तो ये हमने 5 लाख माइनस 50,000 करके निकाला है 450. अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व ये लेस होगा. अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व ये भी लेस होगा. इस तरीके से आपकी बुक प्रॉफिट आ जाए 1,26,00,000. अब आपकी टोटल इनकम है 2575 और बुक प्रॉफिट है ये. इसको पर 115B के अनुसार आपका टैक्स हो रहा है एट द रेट 25%. ये टैक्स आया 643. अरे 25,75,000 का 25%. तो ये आया 6,43,000. लेकिन मैट के अनुसार 1,26,00,000 जो आपकी इनकम आई है इस पे टैक्स लगेगा 15%. तो ये आया 18,93,000. टैक्स एज पर टोटल इनकम और टैक्स एज पर मैट विच एवर इज हायर. तो आपका टैक्स आ गया 18,93,750.
इस पे सरचार्ज लगा दिया हमने, हाँ, और फिर इसके ऊपर हमने सेस लगा दिया। तो यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है ना भाई साहब, तो सरचार्ज तो लगेगा ना, सरचार्ज लगा दिया और उसके बाद हमने टैक्स सेस लगा दिया। सरचार्ज का रेट 18,93,750 आया, 18,93,750। एक करोड़ से ऊपर इनकम होने पे 7%, 10 करोड़ के ऊपर होने पे 15%, 12% वही लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे 7% की रेट से सरचार्ज जोड़ा है और 4% की रेट से सेस जोड़ा है। याद है आपका टैक्स लाइबिलिटी। फिनिश। देखो भैया, इंस्पाइट मैं इतनी स्पीड में दिया तब भी 1 घंटे में फिनिश नहीं कर पाया, फिर भी 1.25 घंटे के अंदर हमने सारा टॉपिक सेशन फिनिश किया। एक बार ये देखा हुआ है तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि एमटीपी से समय है तो मेरा देखा हुआ है। ऑल द बेस्ट।